ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और मैं कहता हूँ ना कि ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, निबंध लिखेंगे और फिर आप लोग इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। तो जहाँ भी अच्छा एक एडिटोरियल आपको मिला करेगा, आप लोग उसे पढ़ लिया करिएगा। नागरिक कर्तव्यों में शामिल हो मतदान। अभी आपने देखा है कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और कब मतदान हुआ है, तो उसी को लेकर बात हो रही है कि बहुत सारे लोग इसे अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हमारे वोट डालने से क्या हो जाएगा, अरे छोड़िए ना। तो उसी लिए बात हो रही है। संविधान का भाग 4 का आप लोग पढ़ते हैं ना, मौलिक कर्तव्य। तो जिस तरह से आपके अधिकार हैं उसी तरह से आपको कर्तव्य भी निभाना चाहिए। तो आम चुनावों के आरंभिक 2 चरणों में हुए कम मतदान ने अनिवार्य मतदान संबंधी प्रस्ताव पर बहस को हवा दी। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा थोड़े विलंब से जारी किए गए अंतिम आंकड़ों ने घटते मतदान की चिंता को कम किया है और इसके बाद मतदान के आंकड़ों में पिछले चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। आरंभिक 2 चरणों के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ाने में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बार बार की गई अपील और विभिन्न संगठनों तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा किए गए जनसाधारण की अहम भूमिका रही है और इसके बावजूद कुल मतदान प्रतिशत उत्साहजनक नहीं है। और आप देखते हैं कि व्यापक मतदान लोकतंत्र की स्वीकार्यता, सशक्तता और गतिशीलता की आधारभूत शर्त है। भारतीय लोकतंत्र को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास करने होंगे। मतदान को बढ़ाने के लिए कुछ थिंक टैंक पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए मतदान को अनिवार्य बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन मतदान की अनिवार्यता लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि आपका वोट डालना अनिवार्य हो जाएगा, वरना आप पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कई देशों में इस तरह का प्रावधान है और यह संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के का अतिक्रमण होगी और नागरिक कर्तव्यों में अवश्य शामिल किया जा सकता है। और देखिए एक बात और आपको बता दूं कि हमने आगे भी कहा है, पहले भी कहता रहा हूं कि देखिए कोई नियम कानून लाकर जबरदस्ती किसी पर थोप देना उस तरह से नहीं करवाया जा सकता है। लोगों को जागरूक करिए, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में बताइए, उन्हें बताइए कि आपके वोट से क्या हो सकता है और उनका भरोसा रहे चुनाव प्रक्रिया में, तो लोग वोट डालने जरूर जाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने संबंधी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मतदान को अनिवार्य बनाने की जगह हम कम मतदान के कारणों को चिन्हित करने, उनका व्यवहारिक समाधान करना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। जो आप देखते हैं समस्याएं हैं, क्यों वोट नहीं डालने जा रहे हैं लोग, उनकी बातों को सुनिए और समाधान निकाल सकते हैं हम लोग। अपेक्षित मतदान ना होने के कारण की पड़ताल की जाए तो रोजगार के चलते अपने गांव शहर से दूसरे किसी अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वालों की संख्या भारत में बहुत अधिक है। एक पॉइंट कर लीजिए नोट आप लोग, हो सकता है कि आपसे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले। तो देखिए बहुत सारे लोग रोजगार के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि फिर वो घर नहीं आ पाते हैं वोट डालने के लिए, सोचते हैं कि कौन जाए, फिर आप समझ सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि ऑनलाइन वोट डालने की बात भी होती रहती कि सुविधा होनी चाहिए कि जो जहां बैठा हुआ है वहां से वोट डाल सके। मतदान के लिए उनका अपना गांव पर आगमन संभव नहीं हो पाता है, उनकी अनुपस्थिति मतदान प्रतिशत को प्रभावित करती है। उदारीकरण के बाद यह प्रक्रिया बहुत अधिक बड़ी है। सैन्य बल और असैनिक बल के रूप में कार्यरत लाखों भारतीयों को अपने कार्यस्थल से ही मतदान की सुविधा है। ऐसे में यह सुविधा सभी प्रवासी मतदाताओं को दिए जाने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके समक्ष न केवल किराए भाड़े के खर्च बल्कि कार्यस्थल से अवकाश लेने की चुनौती भी होती है। तो अभी जिस तरह से पुलिस को और आप देखते हैं कि सैन्य बलों को जिस तरह से सुविधा दी गई है ना वोट डालने की, उसी तरह से उन्हें भी वोट डालने की सुविधा दी जाए। देश में काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो मतदान के महत्व से अनभिज्ञ हैं और वे मानते हैं कि उनके मतदान करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है। और आप देखेंगे कि जो संदेहवादी या फिर यथास्थितिवादी हो गए हैं, ऐसे नागरिकों को व्यवस्था परिवर्तन से कोई उम्मीद नजर नहीं आती या फिर उनके हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। ऐसे मनोभाव ने उनमें मतदान के प्रति अरुचि पैदा की है। यह दृष्टिकोण नकारात्मक है क्योंकि सभी दलों और नेताओं को एक समान नहीं माना जा सकता है। फिर भी इसका दरोमदार नेताओं और राजनीतिक दलों पर ही है कि आखिर ऐसी धारणा बनती ही क्यों है। इसलिए उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। लोकतंत्र आज अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और धन पशुओं के शिकंजे में फंसता जा रहा है और प्रत्याशियों के चयन हेतु दल सिर्फ जिताऊ क्षमता को पैमाने मानते हैं। प्रत्याशी की योग्यता, आचार व्यवहार, सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धता का कोई खास मूल महत्व नहीं रह गया है। राजनीतिक विमर्श और चुनाव प्रचार में उपयुक्त भाषा और भाव भंगिमा का भी ह्रास होता
जा रहा है। अभी आपने एक प्रज्वल रेवन्ना देखिए, उन पर कितने गंभीर अपराध हैं, एक तरह से मामले आरोप लगे हुए हैं अपराध के, और आप सोचिए उन्हें वो चुनाव जीत सकते थे। इसलिए कहते हैं कि एचडी देवगौड़ा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्हें टिकट दिया अपनी पार्टी से। यानी कि आप देखिए, कोई कितना भी बड़ा अपराधी है, लुटेरा है, बलात्कारी है, अगर वो चुनाव जीत सकता है तो उसे ये पार्टियां क्या दे देंगी, टिकट दे देंगी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े आते हैं उनमें अपराधी ही आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और हमारे देश में परंपरा सी बन चुकी है, जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके चुनाव जीतने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाती है, संभावना। मौसम की मार से भी मतदान प्रभावित होता है। एक भी कारण याद रखिए, गर्मियों के महीनों की चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के कहर में भी मतदान को प्रभावित किया है। यह भी सही है कि देश में पहली बार इस मौसम में चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी इसका असर पड़ता ही है। और आप लोग कहते रहते हैं ना कि इनके नोट्स हम कैसे बनाएं। अब आप देखिए 3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ मिल गए कम मतदान होने के। आपसे मुख्य परीक्षा में पूछेगा तो वहां आप लोग बता देंगे इन्हें। ऐसे में चुनाव के लिए एक उपयुक्त मौसम चिन्हित करना होगा, लेकिन भारत की विविधता को देखते हुए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फिर भी दीपावली के आसपास का समय अधिकांश भारतीयों के लिए अनुकूल होगा। बड़ा त्योहार होने के कारण इस अवसर पर प्रवासी प्रया अपने घर आते हैं और गांव घर आते हैं। कर चरणों में मतदान कराते हुए कम चरणों में एक बड़ा चरण दीपावली के ठीक पहले और दूसरा बड़ा चरण दीपावली के बाद ठीक बाद कराने से मतदान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें के अलावा गैर सरकारी संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाई आदि को मतदान करने वाले जागरूक नागरिकों के लिए विविध लाभ, छूटें और सहूलियत प्रदान करनी चाहिए। निश्चित ही ये योजनाएं नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले सेलिब्रिटीज, इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर, स्वयंसेवी संगठनों और शिक्षण संस्थानों आदि को भी नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए। इन सबकी भूमिका और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को व्यापक योजना बनानी चाहिए। अब देखिए, जो कारण है कम मतदान के वो आपने बता दिए, फिर उनका समाधान भी आप लोग बता रहे हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में एक निर्णायक पहल करते हुए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, पंचायत निकाय चुनाव और विधानसभा लोकसभा चुनाव को मतदाता सूचियों को एक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मतदाताओं के नाम के दोहराव और मतदाता सूचियों के दोहराव को रोकने के लिए किए गए प्रावधानों की तरह चुनाव प्रक्रिया के दोहराव को रोकने की दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। इस दिशा में एक देश एक चुनाव प्रभावी समाधान हो सकता है। बार बार होने वाले मतदान की जगह 5 साल में एक बार होने वाले मतदान के लिए लोग अतिरिक्त श्रम, समय और संसाधन लगाकर भी मतदान के लिए आगे आएंगे और उससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होने के भरपूर प्रयास हैं। और मतदान बढ़ाने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर प्रयासों की आवश्यकता है। मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल आधार है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के दृढ़ विश्वास और गहरी आस्था का परिचायक है। इस भाव के अभाव में लोकतंत्र ना तो सुरक्षित रह सकता है और ना ही परिपक्व और विकसित हो सकता है। लोकतंत्र की मूल भावना अधिकतम लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। कम मतदान से लोकतंत्र की यह मूल भावना विसंकित होती है। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर है, इनका नाम है प्रोफेसर रसाल, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोगों से यहाँ एक सवाल है कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग नीचे बताइए। महंगे होते चुनाव से मिली मुक्ति। तो गरीब अगर कोई है चुनाव लड़ना चाहता है तो वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। आप सोचिए, इतने महंगे हो गए। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए चुनाव प्रक्रिया को साकुशल संपन्न कराना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, चुनाव कर्मचारियों, सुविधा, सुरक्षा बलों की तैनाती करना, ईवीएम की खरीद एवं रखरखाव, प्रशिक्षण, विज्ञापन, वीडियोग्राफी और प्रशासन आदि पर भारी व्यय करना पड़ता है। इसके बावजूद चुनाव में होने वाला यह व्यय कुछ खर्च का लगभग 20% ही होता है। इसलिए इसमें राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों की खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो यह खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। और 2019 के चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, जबकि इससे पहले 2014 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। सोचिए, इसमें विधानसभा चुनाव में होने वाले व्यय को शामिल कर लिया जाए तो यह राशि दोगुने से भी अधिक हो जाती है। और आप देखते हैं कि यह कई देशों की जीडीपी के बराबर है, और तो पाकिस्तान के कुल सालाना बजट के 1/3 से भी ज्यादा है। वर्ष 1952 में होने वाले देश के पहले लोकसभा चुनाव में प्रति व्यक्ति 6 पैसे था प्रति व्यक्ति खर्च, और जो साल 2000 आप देखते हैं 14 में बढ़कर कितना हो गया, करीब 47 रुपये पहुंच गया है। इस बार यह बढ़कर लगभग 52 रुपये होने का अनुमान है, जबकि इस दौरान देश की आबादी भी खासी बड़ी है। खर्चीले चुनाव के मामले में केवल अमेरिका ही भारत से आगे है। और यह भी सच है कि भारत में चुनाव पर होने वाले वास्तविक खर्च और आधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्चों में काफी अंतर होता है। जो आंकड़े दिखाए जाते हैं इससे और जो हकीकत होता है उससे जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित की है। इसके बावजूद राजनीतिक दल और उम्मीदवार एक एक सीट और एक एक वोट के लिए पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। टिकट मिलने से लेकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया तक उम्मीदवार यह मानकर चलता है कि यह करोड़ों का प्रोजेक्ट है, और होता भी है खर्च, जिसमें छिपी लागत जैसे उपहार, खान पान, नकदी, शराब आदि का भारी व्यय शामिल रहता है। इस बार भी प्रचार, विज्ञापन, इंटरनेट मीडिया आदि माध्यमों द्वारा उम्मीदवारों ने अपनी ब्रांडिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अनुमान के अनुसार 2019 के चुनाव में उम्मीदवारों की कुल व्यय में से 20 से 25% सीधे मतदाताओं के पास गए थे। प्रचार अभियान, प्रचार सामग्री, रैली व यात्रा आदि के लगभग 30 से 35%, और वहीं 8 से 10% व्यय लॉजिस्टिक पर और 10% व्यय अन्य विविध मदों पर खर्च किया गया था। चुनाव में बेतहाशा खर्च को रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून बनाया गया था। इसकी धारा 77(1) के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का सही हिसाब किताब चुनाव आयोग को देना होता है। यदि उम्मीदवार कोई गलत ब्यौरा देता है तो उससे पर 3 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा कानून होने और चुनाव आयोग की निगरानी के बाद भी सभी उम्मीदवार बहुत बड़ी राशि चुनाव में व्यय करते हैं। इस खर्च का अधिकांश हिस्सा अज्ञात रहता है। प्रश्न यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में चुनाव आयोजन पर उम्मीदवारों द्वारा इतना पैसा बहाना कहाँ तक उचित है। यह शोध का विषय होना चाहिए कि विभिन्न उम्मीदवारों के चुनावी व्यय और उसे मिलने वाले वोटों में क्या सह संबंध है। आज जब प्रत्येक मतदाता इंटरनेट मीडिया से जुड़ा है, उनसे अपना मन पहले से ही बना रखा होता है, तो इस प्रकार के व्यर्थ खर्चों का कोई उचित समझ में नहीं आता है। चुनाव व्यय कितना ज्यादा है, और इससे समझने के लिए यह उदाहरण काफी है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव पर जो व्यय किया गया उसमें सरकार लगभग 8 महीने तक फ्री में राशन बांट सकती थी, और सरकार 80 करोड़ गरीबों को 3 हफ्ते मुफ्त अनाज देने पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए व्यय करती है। और आप देखें कि इस समस्या का निदान किया जाना चाहिए, और जब भारत में धन का हस्तांतरण सुविधाजनक बनाया जा सकता है तो चुनाव आयोग को सुरक्षित ऑनलाइन वोटिंग पर भी विचार करना चाहिए। और इससे न सिर्फ चुनाव अवधि कम होगी बल्कि चुनाव भी सुविधाजनक होंगे और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। अब आप देखिए, आप कहीं किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, हम कहीं रह रहे हैं, तो हम आसानी से अपना वोट डाल पाएंगे, ऑनलाइन हो जाएगा। इसकी चिंताएं भी है। इस धारणा को समाप्त करने के लिए समाज के शिक्षित युवाओं एवं अच्छा काम करने वालों को आगे आना होगा। चुनाव केवल धन से ही लड़ा जा सकता है। इसके साथ एक देश एक चुनाव पर भी गहनता से विचार किया जाना चाहिए। एक साथ चुनाव होने पर दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो जाएगा। चुनाव आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दलों और उम्मीदवारों को मिलने वाले धन एवं उनके व्यय में पारदर्शिता हो। सभी चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग किए जाने से मतदाता सूची को अद्यतन करने में लगने वाले समय और धन की भी बचत होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों का समय और काम बार बार प्रभावित नहीं होगा। एक ही बार चुनाव होने से समाज में कलह पैदा करने वाले मुद्दे भी कम उठेंगे, हिंदू मुस्लिम कम भी होगा। नई सरकार को चुनावी व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न दलों के साथ मिलकर सुधारात्मक उपाय किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को भी आवश्यकता अनुसार चुनावी सुधारों पर कार्य करना होगा। आशा है कि नई सरकार देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए चुनाव पर होने वाले व्यर्थ के व्यय को कम करने की देश के लोगों का धन देश के विकास पर ही व्यय करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुरजीत सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आत्मोग्धता, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, लगातार कई दिनों तक बिना अन्न जल के व्रत रखता हूँ और जरूरतमंदों को दान करता हूँ। जब मेरे पास किसी को लाभ पहुंचाने की क्षमता थी तब सबकी मदद करता था, किसी से खुद कुछ मांगता नहीं था। स्वेच्छा से जो
कुछ दे देता था, उसे प्रसाद मानकर रख लेता था। प्रायः इसी से मिलती जुलती बातें सामर्थ्यवान लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं। अधिकांश लोगों द्वारा अपने अधीनस्थ तथा अशक्त लोगों के समक्ष ही आत्म प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कुछ और बोल नहीं सकते। ऐसे लोगों से यदि कोई पूछ बैठे कि पूजा पाठ व्यर्थ उपवास के बखान कर बदले में सम्मान पाने का आकांक्षा तो नहीं है, तो इस पर बेभीतर, या आप देखें भीतर भीतर ही भीतर तिलमिला जाते हैं। लेकिन सफाई में प्राय यही बातें कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और उसी की कृपा से ही सुखमय जीवन मिलता है। यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से आत्म प्रशंसा करने वालों की विवेचना की जाए तो यह प्रवृत्ति मन की हीनता को ही दर्शाता है। आत्म प्रशंसा इसलिए की जाती है ताकि बाय बाय मिलती रहे और जिससे आंतरिक सुख मिले, क्योंकि सभी को अंतर्मन सम्मान पाने की कुललायत रहता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब बुद्धियों खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत पड़ जाती है तो इसके बल पर सम्मान मिलने लगता है, जो उसे बनाए रखने के लिए कुछ क्षति भी उठानी पड़ सकती है। और इससे ज्यादा खतरा अहंकार बढ़ने का भी होता है। अहंकार का परिणाम घातक इसलिए होता है क्योंकि अहंकार व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसी स्थिति में वह लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। जीवन में अहंकार पैदा करने वाली स्थितियों से दूरी बनानी चाहिए। आत्ममुग्धता दुर्लभ इस जीवन को पथभ्रष्ट करने का काम करती है। अच्छा कॉलम, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, देखा करिएगा। ये सड़क हादसों की अनदेखी, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास एक बस के गहरी खाई में गिरने से 20 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत फिर से यह बता रही है कि अपने देश में किस तरह आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोग बड़ी संख्या में अपनी जान गंवाते हैं। इस बस दुर्घटना का कारण यह माना जा रहा है कि ड्राइवर या तो तेज रफ्तार से चल रहा था और जिसके चलते वह सामने से आती कार को बचाने में अपना नियंत्रण खो बैठा और फिर उसे झपकी आ गई होगी। दुर्घटना का मूल कारण कुछ भी हो, जो लोग अपनी जान गंवा बैठे उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। यह ठीक है कि राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया और इस हादसे पर राष्ट्रपति समेत प्रमुख नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के ठोस उपाय कब किए जाएंगे? और बार बार यह तथ्य सामने आ रहा है कि भारत में कहीं अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवाने के साथ जख्मी भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिनसे सड़क हादसों पर प्रभावी ढंग से लगाम लग सके। अब आप देखिए इस तरह की कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, लोग संवेदनाएं व्यक्त करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कोई नई घटना होती है, फिर भूल जाते हैं। यही सब रहता है। चूंकि सड़क हादसे रोकने की आवश्यक उपाय नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए उनमें मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,68,000 लोगों की जान गई है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि अन्य देशों के मुकाबले अपने देश में कहीं कम संख्या में वाहन है। मार्ग दुर्घटनाओं के कारण किसी से छिपी नहीं है। यातायात नियमों का उल्लंघन, खटारा वाहन, अकुशल चालक सड़क हादसों के मूल कारण है। ये ऐसे कारण नहीं है जिनका निवारण ना किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि देश किसी न किसी हिस्से में करीब प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ा सड़क हादसा होता है और उसमें लोग मारे जाते हैं अथवा गंभीर रूप से घायल होते हैं। शासन प्रशासन इन हादसों पर शोक संवेदना जताकर कर्तव्य की इतिश्री तो कर लेता है, लेकिन यह देखने से इनकार नहीं करता कि उन्हें रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के अधिकांश लोग अपने घर के कमाऊ सदस्य होते हैं। उनमें ना रहने से परिवार विशेष को ही क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि समाज और राष्ट्र भी किसी न किसी रूप में कमजोर होता है। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद अभी जितना है उसमें हर साल 3% की और बढ़ोतरी होती यदि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में इतने लोगों की जान ना जाती। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिए, इस तरह की जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी होना चाहिए और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये जल स्रोतों का संरक्षण, अभी हम लोग जल के प्रति भी जागरूक नहीं है, लेकिन दिल्ली में देखिए लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। कई जगह शहरों में, बेंगलोर में आपने देखा है मुख्यमंत्री खुद अपने आवास पर पानी के लिए तरस रहे थे। जल स्रोतों का संरक्षण तो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास हो तो वो बेसफल होते ही हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कठोड़
गांव में प्राकृतिक जल स्रोतों को जल जीवन देने की ग्रामीणों की पहल इसका उदाहरण है। निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है कि गांव को जलापूर्ति करने वाले इस स्रोत में अविरल धारा बहने लगी है। जल संकट को दूर करने को राज्य में ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है। दरअसल पानी का संकट उत्तराखंड में कम नहीं है, परिस्थितियां इसे उजागर भी कर रही हैं। उत्तराखंड जल संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 50-100 के लगभग ऐसे जल स्रोत हैं जिनमें पानी का प्रवाह 10 से लेकर आप देखिए 90% तक घटा है। नीति आयोग के पूर्व में आई ये रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 300 के लगभग जलधाराएं सूख चुकी हैं अथवा सूखने के कगार पर हैं। ऐसे में स्थिति का सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी के संकट से निजात पाने की आपको आवश्यक है कि यहाँ जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में सारा यानी कि स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी का गठन भी किया, जो आप देखते हैं कि जो एकीकृत रूप से वर्षा जल संग्रहण के उपायों के साथ ही जल संरक्षण में सहायक पौधों का रोपण भी कराएगी। इसके लिए सारा ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया और अगले माह से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कहने का आशय यह है कि सरकार तो अपने स्तर से प्रयास करेगी ही, आमजन को भी सजग रहते हुए इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पौधे फोड़ी के कठोर गांव के साथ ही उप रेखाल समेत अन्य स्थानों पर भी हुई जल संरक्षण की अनुपम पहल को व्यापक रूप देने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे प्रयासों को अधिक महत्व दे। साथ ही आमजन को भी समझना होगा कि बेहतर भविष्य के लिए जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई जानी चाहिए। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और समाज को भी प्रयास करना चाहिए, लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभावित सब होंगे इससे। प्राण घातक बीमारियों से बचाव, तो आप सभी जानते हैं कि आज 31 मई है। आज कौन सा धूमपान दिवस मनाया जाता है ना। धूमपान ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे इसका सेवन करने वाले व्यक्ति का दम घोटता है और धूमपान शरीर में धीरे धीरे प्राण घातक बीमारियों को जन्म देता है और व्यक्ति को धीमे धीरे गति से मृत्यु से यहाँ तक पहुंचा देने का माध्यम बनता है। आप लोगों ने तंबाकू का पैकेट देखा होगा, सिगरेट की डिब्बी देखी होगी, उस पर आप देखते हैं चेतावनी लिखी रहती है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। तंबाकू सेवन के प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। एक और जहां विकासशील देशों में धूमपान का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं अमेरिका सहित के कुछ विकसित देशों में धूमपान के प्रचलन में तेजी से गिरावट आई है। 1965 में अमेरिका में 42% आबादी धूमपान की आदी थी, जबकि 1991 में यह संख्या घटकर 26% रह गई थी। पिछले 1.5 दशक में तो वहां धूमपान करने वालों की संख्या में और तेजी से गिरावट आई। अमेरिका में सिगरेट की खपत में लगातार कमी आने की वजह से अमेरिका की तंबाकू कंपनियों ने अपने घाटे की पूर्ति के लिए अपने तंबाकू उत्पादों को भारत तथा अन्य विकासशील देशों में खपाने की योजना बनाई और उसे इस कार्य में सफलता भी मिली है। अब आप देखिए वहां के लोग जागरूक हो रहे हैं। भारत में धूमपान के कारण रोजाना मरने वालों की संख्या सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक है। और इससे भी भयावह आंकड़े यह है कि लगभग 10% व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो खुद धूमपान नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग के शिकार बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि यदि विकासशील देशों में धूमपान की लत इसी गति से बढ़ती रही तो आगामी 2 वर्षों में ही धूमपान की वजह से 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और अगले 30 वर्षों में केवल गरीब देशों में ही धूमपान से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 10 लाख से बढ़कर 70 लाख तक पहुंच जाएगी। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि सभी प्रकार के कैंसर में 40% का कारण धूमपान ही होता है। विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक सिगरेट में के धुएं में करीब 4000 घातक रासायनिक तत्व विद्यमान होते हैं जो मानव शरीर पर तरह तरह से दुष्प्रभाव डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पी गई प्रत्येक सिगरेट उसके जीवन के 11 मिनट तक कम कर देती है। अब सोचिए, इस प्रकार कोई व्यक्ति प्रतिदिन यदि एक पैकेट सिगरेट पीता है तो इससे उसका जीवन करीब 2 महीने कम हो जाता है। मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी समस्या है तो उसके लिए समाधान सबसे अच्छा है जागरूक करना। लोग अगर लोग जागरूक हो गए तो उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर लोग कहते हैं कि कानून बना देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक रहते हैं, वो 1 ही 2 बच्चे पैदा करते हैं। और आज की इस महंगाई में आप समझिए, अगर वो जागरूक हैं तो समझ जाते हैं कि 1 ही 2 का अच्छे से पालन पोषण करना बड़ा भारी पड़ रहा है।
ये टिप्पणियां रहती है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ना, तो इसलिए ये और आर्टिकल लिखा गया है। ये एडिटोरियल बड़ा अच्छा रहता है। युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश, इसे भी पढ़ लीजिए। और जो काम के पॉइंट होते हैं ना, चाहे वो आंसर राइटिंग के लिए हो, निबंध लिखने के लिए, उन्हें जरूर आप लोग नोट कर लिया करिएगा। और जो आंकड़े इस किसी संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं उसे भी देख लिया करिएगा। अब आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में तंबाकू से होने वाली मौतों में 70%, 70 लाख से ज्यादा मौतें प्रत्येक तंबाकू के उपयोग के कारण से होता है। जबकि आप देखेंगे कि लगभग 12 लाख मौतें इसके धुएं के संपर्क में आने का परिणाम है। हर साल लगभग 41,000 युवा और लगभग 400 बच्चों की मौत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने के कारण हो जाती है। भारत में आप देखते हैं कि 20 से 44 आयु वर्ग युवा वयस्क के बीच तंबाकू की लत का प्रचलन चिंताजनक है। तंबाकू न केवल इसे उगाने, या आप देखते हैं कि उगाने और खाने वालों की सेहत पर बुरा असर डालता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिहाज से भी काफी नुकसानदायक है। और प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार धूम्रपान करने से हमारे मस्तिष्क हमेशा के लिए सिकुड़ जाता है और समय रहते इसे अधिक नुकसान होने से बचाया जा सकता है, लेकिन इसे मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया कि धूम्रपान न केवल दिल और फेफड़ों को प्रभावित करता है, बल्कि यह मस्तिष्क को भी सिकोड़ सकता है और तंबाकू सेवन की लत कई कारणों से लग सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक किशोरावस्था या फिर युवावस्था में लोग प्रायः तंबाकू का सेवन जिज्ञासा और प्रयोग के रूप में करते हैं। कोई व्यक्ति पहली बार नशा करता है, उस समय आप देखते हैं कि यदि कोई नशा लेने पर उसे प्रोत्साहित करे तो वह बार बार उसी तरह नशा लेने का प्रयास करने लगता है। और युवाओं में नशे की बढ़ती लत को लेकर चिंता और बहस दोनों बढ़ गई हैं। नशाखोरी युवा पीढ़ी में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। शहरों के पब और होटल नशीले पदार्थों की आपूर्ति और सेवन के अड्डे बनते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में किशोरों और युवाओं के बीच नशीली दवाओं के बढ़ते सेवन से जिस तरह की समस्या खड़ी हो रही है, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। कहा जाता है कि किसी समाज और देश को अंतर से खोखला करना है तो उसकी युवा शक्ति को नशे के गर्त में धकेलना पर्याप्त है, वो किसी भी तरह का नशा हो। क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाए, वह अपने उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित नहीं हो सकता। और ऐसे में भारत में बढ़ता धूम्रपान एवं नशाखोरी की आदत वास्तव में चिंता का विषय होना चाहिए। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में हर दिन 21 लोग ड्रग्स की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 की तुलना में 2019 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। ये आंकड़े आप लोग अपने आंसर में, निबंध में भी बता सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सर्वे 2019-21 के अनुसार हमारे देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण आप देखेंगे कि हमारे देश में हर साल कम से कम 13 लाख लोगों मौत के मुंह में समा जाते हैं। और इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि किस तरह देश का युवा नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। और आप देखिए, और देश का सिस्टम असहाय सा दिख रहा है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में क्यों आ जाते हैं। युवा में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं। देश विदेश में हुए कई अध्ययन बताते हैं कि शराब और अन्य नशों का सेवन करने में आप देखिए 16 से 21 वर्ष का युवा वर्ग ज्यादा इच्छुक है और भी आसानी से खींचे चले जाते हैं। चूंकि इस आयु वर्ग का अधिकांश समय उच्चतर विद्यालयों या फिर महाविद्यालयों में व्यतीत होता है और इसलिए नशीले पदार्थ युवाओं को सहजता से उपलब्ध होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि खराब संगत, सामाजिक रिश्तों में दूरी व अकेलेपन का अधिक होना युवा वर्ग के में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। बेरोजगार भी नशे के बढ़ते विचलन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। और सरकार आप देखेंगे, सरकार को चाहिए कि वह युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबंधन करे तथा कानूनों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित
किया जाए। सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खतरनाक मंसूबे अन्य अहम वजह है। मादक पदार्थों के मामले में खरीद बिक्री का तंत्र बहुत जटिल जटिल है। यह कारोबार वैश्विक स्तर पर बहुत, आप देखिए, संगठित रूप से चलाया जा रहा है। ड्रग्स तस्करी और इसके प्रसार को रोकने में हम आगामी पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और देखिए, बीमारी के रूप में देखा जाए तो नशे के आदि को किसी भी व्यक्ति के चरित्र दोष के रूप में देखने के बजाय एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए, और जिससे आप देखते हैं कि व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। समाज को समझना होगा कि नशा करने करने वाले पीड़ित है, अपराधी नहीं है। युवा पीढ़ी को यदि नशीले पदार्थ के सेवन से दूर रखा जाए तो ना किसी नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत होगी, ना ही उनके पुनर्वास की कोई चिंता करनी होगी। और आप देखेंगे, यह याद रहे कि नशाखोरी को लेकर सरकारी स्तर पर हो रही इस अनदेखी की कीमत इसलिए बहुत भारी पड़ जा सकती है क्योंकि इस दलदल में अब हमारी युवा पीढ़ी धंस चुकी है। और हमें समझने की जरूरत है कि बच्चों या फिर युवाओं को नशे से बचाना बेहतर भावी पीढ़ी के निर्माण को और एक कदम है। और आप देखिए, इसलिए सरकार के साथ साथ समाज को भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समय आ गया है कि युद्ध स्तर पर अभिनव प्रयासों, अधिक प्रतिबद्धता और निष्ठा से नशे की इस गंभीर सामाजिक समस्या से निजात पाया जाए। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नशा मुक्ति और इसके प्रभाव और संबंधित विषय शामिल किए जाना चाहिए। और जब तक बच्चों और युवाओं के मानस में यह बात नहीं बैठाई जाएगी कि नशीले पदार्थों के सेवन का उनके आप देखते हैं कि व्यक्तित्व और फिर समूचे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक वे उससे बचने के लिए तैयार नहीं होंगे। सरकार को राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों तथा द्रव्य के सेवन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कठोर कानूनों का क्रियान्वयन करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और युवा संगठनों को भी आगे आकर इस समस्या को नियंत्रित करने में भूमिका निभानी चाहिए। समग्र प्रयास से ही हम देश को खोखला होने से बचा सकते हैं। ये आप देखिए, तंबाकू के उपयोग से बढ़ता स्वास्थ्य जोखिम। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। तंबाकू के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम को देखते हुए प्रतिवर्ष आज यानी कि 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल के रूप में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनता को तंबाकू उत्पादों के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित करना है। इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम तंबाकू उद्योग की दखल से बच्चों की रक्षा करना रखी गई है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा की जा सके। यह सुनिश्चित की जा सके कि तंबाकू के उपयोग में गिरावट जारी रहे। वस्तुतः तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया, और ताकि तंबाकू महामारी से होने वाली मृत्यु तथा बीमारियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। विभिन्न अध्ययनों से पता चला कि तंबाकू के धुएं में हजारों रसायन पाए जाते हैं, जिनमें कम से कम 70 रसायन कैंसर का कारण बनते हैं। तंबाकू का उपयोग कई गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़ों की बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। कुछ अध्ययनों में पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर बड़े हार्ट अटैक के लिए धूमपान का भी एक, आप देखते हैं कि एक संभावित कारक बताया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के उपयोग के कारण होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जानकारी में आई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में जहां 3 में से 1 व्यक्ति धूमपान करता था, वहीं अब 5 में से 1 व्यक्ति करता है। यह गिरावट इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि दुनिया का तंबाकू उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को अपने लाभ के लिए प्रभावित करता रहा है। तंबाकू और पान मसाला की बिक्री को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि गुटखा बेचना कोई अमृत बेचना नहीं है, इस पर स्थायी तौर पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जाहिर है कि अदालत ने एक तरह से यह बुनियादी सवाल उठाया कि अगर सरकार यह मानती है कि गुटखा या तंबाकू उत्पादों से लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है,
तो इसके उत्पादन और बिक्री को लेकर कोई ठोस नियमन क्यों नहीं है? जब केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि 1 अप्रैल 2015 से सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85% हिस्से पर खतरे की सचित चेतावनी छापनी होगी, तो उसका चहुं ओर स्वागत हुआ था। वैसे आप देखें कि भारत तंबाकू उद्योग के लिए बड़ा बाजार है। इस उद्योग द्वारा ऐसे कदम का विरोध किया जाना स्वाभाविक है और जिनसे तंबाकू उत्पादों के खिलाफ माहौल बनने की आशंका हो। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नागरिकों के हितों की रक्षा में है। ऐसे में आज के दिवस के महत्व को हर व्यक्ति को समझना चाहिए और तंबाकू निर्मित उत्पादों के सेवन से सदा के लिए बचना भी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं, देखिए, जागरूकता जरूरी है और मुझे लगता है कि देखिए, जब परिवार जागरूक रहेगा, समाज जागरूक रहेगा, तो हमारे बच्चे भी आप देखते हैं कि जागरूक ही रहेंगे। अब सोचिए कि अगर हमारे पिताजी अगर दारू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं पीते हैं, तो मुझे लगता है कि 99% 90% तो चांस रहते हैं कि मैं भी दारू ना पीऊं, मैं सिगरेट ना पीऊं और मैं तंबाकू ना खाऊं। और फिर एक सीधी सी बात रहती है कि अगर वो खा रहे हैं तो देखा देखी होता है ना, बिना समर्थन के खरी खरी तंज कसा जा रहा है। नक्सली पीछे हटे, पनप गए नशे के कारोबारी। एक बात आपको बता दूं, नक्सल की बात करें तो ये लोग हमारे ही देश के लोग हैं। नक्सल होता क्या है? तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। तो आप देखिए, 4 दिन पहले राजधानी रांची के बीचों बीच हुई एक घटना ने सबका ध्यान खींचा। नशे की जद में बदतमीजी पर उतारू एक युवक के साथ बार में कर्मियों ने मारपीट कर दी। क्या कर दी? मारपीट कर दी। और आप देखिए, वह युवक वापस लौटा और स्वचालित हथियार से बार के कर्मी को नजदीक से गोली मार दी। उसने हवा में कई चक्र गोलियां भी दागी। पुलिस गश्ती दल भी उसके भय से कुछ नहीं कर पाया। युवक और उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस घटना ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इंगित किया है और शराबखोरी के साथ साथ नशे के अन्य साधन का सेवन, उसके बाद अपराध करने की कई कहानियां हैं। इसके लिए झारखंड एक सुरक्षित स्थान के तौर पर उभर रहा है, जो इसकी वजह भी है। और एक हद तक इसे नार्को टेररिज्म भी कहा जा रहा है और जिसके जरिए युवा पीढ़ी को खोखला करने की कोशिश हो रही है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों ने नशे के पैदावार के लिए अपार मौके पर भी उपलब्ध कराए हैं। राज्य में नक्सलियों की मौजूदगी में अफीम की फसल का कारोबार बड़े पैमाने पर पनपा है। नक्सलियों की धमक तो कम हुई है, लेकिन अफीम के कारोबारियों का मनोबल नहीं गिरा। अभी भी उन इलाकों में धड़ल्ले से इसके पैदावार से लेकर खपत का विशाल तंत्र है, जहां लोगों को इसके माध्यम से होने वाली तगड़ी आय का चस्का लग चुका है। पुलिस रस्मी तौर पर हर वर्ष अफीम की फसल को नष्ट कर देती है। इसके बावजूद पकड़ी जाने वाली खेप इसकी गवाह है कि कारोबारी पीछे हटने वाले नहीं है। पंजाब की ओर जाने वाले एक ट्रक को हाल ही में पुलिस ने पकड़ा तो पदाधिकारियों के होश उड़ गए। ट्रक में चावल से भरी बोरियों के बीच अफीम और डोडा छिपाए गए थे। दरअसल जिन इलाकों में अफीम की पैदावार होती है वहां बाहर से आने वाले कारोबारी जमीन के मालिकों को सारा संसाधन उपलब्ध कराते हैं। राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में इनके मजबूत तंत्र को देखने पर पता चलता है कि निचले स्तर पर तक इन्हें जड़ जमा लिया है और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच खेतों में लंबी पाइपलाइनें बिछी हैं और इसके जरिए सिंचाई होती है। और पानी की कमी वाले इस इलाके में कारोबारों को संरक्षण देने वाले समूह ने एक स्थान से आपूर्ति की व्यवस्था कर रखी है। मोटर के जरिए पानी मुहैया कराया जाता है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी में अफीम की फसल नहीं दिखी, इसके लिए खेतों में केले के पौधे लगा दिए जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह फिक्स होता है। सैकड़ों एकड़ खेत पर अफीम की फसल लहलहाती है और माल उन राज्यों में पहुंचाया जाता है जहां इसकी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन आप देखिए, जहां नशे की पैदावार होती है वहां के लोग इससे अछूते रहेंगे, यह संभव ही नहीं। और दुष्परिणाम स्वरूप चावल से अपने लिए मादक पेय तैयार कर उसका उपयोग करने वाला जनजातीय समुदाय धीरे धीरे इस जानलेवा नशे की चपेट में आ रहा है और कम समय में ज्यादा पाने की लालच के कारण यह काम तेजी से पनप रहा है। भोले भाले लोग दबंगों के भय के कारण भी अपनी जमीन पर फसल उगाने को ये मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं करने पर वे आफत में फंस सकते हैं। सबसे बड़ा भय खेत के बंजर होने का है।
अफीम की पैदावार का यह साइड इफेक्ट है। लंबे समय तक इस फसल की पैदावार लेने से ऐसी स्थिति भी आएगी जब खेत पूरी तरह बेकार हो जाएगा, और ऐसी स्थिति विकट होगी, और क्योंकि संचार के साधन नहीं होने की वजह से पहले से साल में एक फसल से ज्यादा अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों के लोग नहीं पाते, और कम से कम समय में ज्यादा लाभ के चक्कर में वे इस दुष्चक्र में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। और नक्सलियों को इस क्षेत्र से खदेड़ने के बाद इस मोर्चे पर भी काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो इसकी यह बड़ी वजह है। और ग्राम सभाओं को विश्वास में लेकर यह काम किया जा सकता है, क्योंकि इनका लोगों पर व्यापक प्रभाव है। ये वही इलाके हैं जहां कुछ संगठनों के बहकावे में आकर लोगों ने वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होती है। कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ लोगों को इस फसल के उत्पादन की वजह से होने वाली परेशानियों के प्रति जागरूक करना होगा, तब वे वैसे तत्व की चाल को समझ पाएंगे जो उन्हें गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं। और नक्सलियों को इन इलाकों में से खदेड़ने में वर्षों लगे हैं। ग्राम सभाओं में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास कायम करने की वजह से सफलता मिली है। एक बार इस मोर्चे पर भी काम हो तो आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी की राह पर बढ़ने से बचाया जा सकता है। और एक बात याद रखिएगा, देखिए आजकल कम समय में अमीर बनना, ज्यादा लाभ कमाना, ये एक तरह से परंपरा बन चुकी है हमारे यहाँ। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, बड़े तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ये न्यायालयों पर बढ़ता दबाव, तो देश में धीमी न्यायिक प्रक्रिया समाज के विकास में बाधक बन रही है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय प्राप्त के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। आप लोगों से यहाँ एक सवाल है मेरा, चलिए आप लोग बताइएगा। सवाल यह है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, लिखिए आप लोग नीचे। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया, और इस पहल से लंबित मुकदमों के निस्तारण से लोगों में न्याय तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और समय को बचत के साथ ही उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। और वस्तुतः देश में बढ़ते मुकदमों से न केवल न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, बल्कि इससे देश के नागरिकों को न्याय मिलने में भी देरी भी होती है। एक निर्धारित समय सीमा में लोगों को न्याय न मिलने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। भारत में न्यायालयों के समक्ष मुकदमे का बोझ कोई नया विषय नहीं है। देश की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते अपराधों की बदलती प्रवृत्ति, जटिल कानूनी प्रक्रिया के साथ कई अन्य कारण भी हैं, और जिनसे मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में कमी मुख्य कारण है। न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या देश की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप नहीं बढ़ पाई है। यही कारण रहा है कि न्यायिक नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुसार न्यायपालिका में मांग और आपूर्ति की भी संतुलन नहीं बैठ पाया। इस वजह से देश में मुकदमों की संख्या बढ़ती गई, और देश के सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। सबसे अधिक मुकदमों की संख्या जिला स्तर के न्यायालयों में है, और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रेड रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब भी अप्रैल 2024 तक 10.75 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आप देखिए लगभग 8 लाख, और राजस्थान हाईकोर्ट में करीब 7 लाख मामले लंबित हैं। लगभग यही हाल देश के सभी उच्च न्यायालयों में है, जहां तक उच्च न्यायालयों में लगभग 62 लाख मामले लंबित हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय में 2023 के अंत तक 80,000 मामले लंबित हैं। ये आंकड़े आप लोग कहीं बता सकते हैं अगर आप न्यायिक व्यवस्था पर लिख रहे हैं, उसकी समस्या पर लिख रहे हैं। भूमि विवाद, तो देश में मुकदमों की निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल जस्टिस ग्रेड डाटा की रिपोर्ट के अनुसार देश भर की अदालतों में जमीन विवाद से जुड़े 57.15 लाख मामले लंबित हैं। देश में कुल दीवानी मुकदमों का 70% विवाद भूमि से संबंधित है। आजकल आप लोग अपने आसपास देख लीजिए, जमीन का विवाद चलता रहता है ना। चूंकि यह मामलों गांवों से जुड़ा है, लिहाजा भूमि से जुड़े विवाद में के सर्वाधिक मुकदमे जिला स्तर के न्यायालयों में दर्ज हैं। देश की त्रिस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया में अधीनस्थ न्यायालयों के पास सबसे अधिक लंबित मामले हैं। देश में न्याय प्रणाली की धीमी गतिविधियों और न्यायाधीशों की संख्या में कमी से मामलों की सुनवाई और निर्णयों में देरी होने से नए मामलों का बोझ बढ़ता रहता है। और देश के सभी स्तरों के न्यायालयों में सर्वाधिक मुकदमे भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, व्यापारिक विवाद, कर चोरी और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले दर्ज किए जाते हैं। इन मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से भी किया जा सकता है। विकास बाधित, तो सामाजिक विकास के संदर्भ में एक पहलू यह भी है कि मुकदमों में से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास बाधित होता है। न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और लंबित मामलों का डाटा तैयार करने
करके ई कोर्ट एवं ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सुनवाई की जानी चाहिए। सभी स्तर के न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। देश के सभी उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 1114 है, जिसमें से लगभग आप देखिए 30% पद रिक्त हैं। वर्ष 1987 में विधि आयोग ने 10 लाख व्यक्तियों पर कम से कम 50 न्यायाधीशों की जरूरत को स्वीकार किया था और वर्तमान में यह अनुपात 10 लाख लोगों पर 19 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की 43% पद रिक्त हैं, तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट में 44% एवं पटना व राजस्थान हाईकोर्ट में इनमें 36% पद रिक्त हैं। नवाचार की बात करें तो मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए लंबे समय से न्याय प्रक्रिया में संभवतः कोई नवाचार नहीं किया गया और न्याय मित्र की पहल करते हुए छोटे मोटे विवादों को अदालत के बाहर मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और साथ ही फर्जी मुकदमों से निपटने के लिए डिजिटल सत्यापन अनिवार्य करना होगा। बढ़ते मुकदमों की समस्या के निदान के लिए केवल न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए सभी नागरिकों और सरकारों को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। अच्छी बात है, अच्छा आर्टिकल। तो ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है आपका दैनिक जागरण का। एक मुझे जनसत्ता का बड़ा अच्छा लगता है आर्टिकल, हाशिए पर सदाबहार पारिस्थितिकी, इसे भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। पिछले दिनों बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि शहरों में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण सदाबहार मैंग्रोव पारिस्थितिकी के लिए घातक बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा की हवा में हानिकारक वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे डेल्टा का सदाबहार वन क्षेत्र से कुड़ता जा रहा है। अध्ययन में शामिल एक वैज्ञानिक ने कहा कि कोलकाता के आसपास के क्षेत्र की हवा जहरीली भारी धातुओं जैसे सीसा, क्रोमियम, कैडमियम की मात्रा काफी है। इसका असर वहां के वायुमंडल पर हो रहा है। और आप देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। आज भी सुंदरबन के इलाके में स्थानीय नाविक अपनी नावों में पुरानी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इन नावों से निकलने वाला काला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। सदाबहार वनों से सटे इलाकों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए आज भी वहां लोग ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जलाते हैं। इसके कारण यहाँ की हवा में कार्बन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और दरअसल उपयोगिता के मुताबिक मैंग्रोव की प्रकृति को देखते हुए उसे सदाबहार कहा जाने लगा है। गौरतलब है कि सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वृक्ष और झाड़ियां हैं जो ज्वारीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे लवणीय दलदल और कीचड़ भरे तटों पर पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने, जैव विविधता की रक्षा, सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने में सदाबहार वन अहम भूमिका निभाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूत कड़ी होने के साथ ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 67% सदाबहार वन आवास नष्ट हो चुके हैं। सुंदरबन, भीतरकनिका, पिचवरम और चौराव और वाराटांग भारत के कुछ खूबसूरत सदाबहार वन क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं जो आज सबसे अधिक संकटग्रस्त हैं। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल सदाबहार वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। यह भी सही है कि 2019 के आकलन की तुलना में देश के सदाबहार क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मगर नुकसान के अनुपात में यह भरपाई बेहद कम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक सदाबहार वन क्षेत्र में कमी आने से कार्बन उत्सर्जन 2050 तक लगभग 30 गुना बढ़ सकता है। और 2022 में आयोजित COP27 में कहा गया कि सदाबहार वन अन्य उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में आप देखिए 4 से 5 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करने में सक्षम है। और विशेषज्ञों के मुताबिक सदाबहार वन न केवल जीवों बल्कि पौधों की भी कई प्रजातियों को संरक्षण देते हैं। ये दुनिया में पेड़ों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो खारे पानी में जीवित रहते हैं। यह जैव विविधता का एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें सैकड़ों मछलियां, सरीसृप, उभयचर, कीट, सूक्ष्मजीव, शैवाल, पक्षी व स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। सदाबहार वन ज्वार की लहरों के अवशोषक के रूप में भी काम करते हैं। ये अपनी उलझी हुई जड़ों के साथ तलछट को स्थिर करके मिट्टी कटान को रोकने में मदद करते हैं। समुद्री जीवों की खाद्य सुरक्षा के लिए को सुनिश्चित करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सब कारणों से सदाबहार वन क्षेत्र दुनिया के अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खास महत्व रखते हैं। अध्ययन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में खेती और शहरीकरण के चलते सदाबहार वनों को काटने से कार्बन भंडार में 15.84
करोड़ टन की कमी आई है, कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। ग्रीन पीस इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि सदाबहार वन क्षेत्रों से सटे तटीय शहरों जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोचीन में PM 2.5, PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर काफी बड़ा है। यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों से करीब 5 से 10 गुना ज्यादा है, यानी तटवर्ती शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। वायुमंडल में काला कार्बन PM 2.5, PM10 कणों के होने से सदाबहार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और इससे सदाबहार पारिस्थितिकी में मिलने वाले पौधे और शैवाल अपना पूरा भोजन नहीं बना पाते और मरने लगते हैं। प्रदूषित हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण सदाबहार वन के पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों का श्वसन बाधित रहता है। हवा जब दूषित होती है तो उसमें ग्रीन हाउस गैसों का स्तर ज्यादा होता है और इन गैसों के प्रभाव से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ता है। इससे घुली ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और उससे भी सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र खत्म होने लगता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण के अलावा तेजी से बढ़ता शहरीकरण, तटीय विकास, तीव्र औद्योगिकरण, तटों और जंगली को कटान आदि ऐसे कारण जिन्होंने सदाबहार पारिस्थितिकियों को हाशिए पर धकेल दिए। अब आप देखिए, जो सदाबहार पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कारण है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जरूर आप लोग नोट कर लिया करिएगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप से जूझ रहे विश्व ने सदाबहार पारिस्थितिकी को बचाने के लिए कई प्रयास किए। इनमें COP27 के दौरान बना मैंगो अलायंस फॉर क्लाइमेट उल्लेखनीय है और इसमें विश्व के तमाम देशों ने मिलकर शपथ ली कि अब वे अपने अपने देश में सदाबहार पारिस्थितिकी से जुड़े खतरों की पहचान करेंगे और उन्हें एक दूसरे के सहयोग से भी दूर भी करेंगे। तटीय क्षेत्रों को सदाबहार पारिस्थितिकी के फलने फूलने लायक बनाएंगे। इसके तहत भारत ने राष्ट्रीय रेड प्लस कार्यक्रम में सदाबहार वनों को शामिल किया है। साथ ही भारत ने 2030 तक वन क्षेत्र से 2.5 से 3 अरब टन तक कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सदाबहार वनों को बचाने का संकल्प भी लिया है। IIT कानपुर के विशेषज्ञों के अनुसार सुंदरबन क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार को 10 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। वॉश इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने सलाह दी कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पहुंचाना आवश्यक है और इससे वहां दैनिक जरूरतों के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल बंद होगा। सरकार को इस क्षेत्र के प्रत्येक घर में LPG गैस रियायती दर पर उपलब्ध करानी होगी। इस क्षेत्र में पर्यटन को विनियमित करके वायु प्रदूषण में कमी लाई और सदाबहार वन क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकता है। नावों में पुरानी मोटर को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सदाबहार वन विशेषज्ञों का मानना है कि कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में भूमि के प्रयोग के लिए बने नियमों कानूनों को सख्ती से पालन करने से भी इस बहुमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सकता है। सुंदरबन डेल्टा की विविधता को संरक्षित करने के लिए यहाँ चलने वाली ईंट भट्टों और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना होगा। भारत एक सही संरक्षण रणनीति लागू करके सदाबहार वनों की सतत विकास और प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये है आपके एडिटोरियल वाला पार्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से देखिए शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।